हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला पर। देखिए, हमारी जो भूगोल की यात्रा चल रही है ना बेटा, उसमें हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं। आपको ये टॉपिक्स हर जगह मिल जाएंगे, आप पढ़ भी रहे होंगे, आप पढ़ भी चुके होंगे। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि यहाँ पर आपको हर टॉपिक्स को बिल्कुल सरल तरीके से बताना। तो आप थोड़ा धैर्य रखें। हम हर टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, मैं इनके साथ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, आपको बड़ा मजा आएगा। आज हम करने जा रहे हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। मैं एक साथ सारे नहीं कराऊंगा आपको, केवल एक एक टॉपिक कराऊंगा। पहले बात करें कि सर थोड़ा सा रिमाइंड कर ले कि पिछले टॉपिक्स पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में है, विश्व के स्तर पर किसका हिस्सा है, ये किसका अवशेष है, तैतीस सागर का अवशेष है, इसका निर्माण काल कब था, इसकी सारी विशेषताएं पढ़ी थी। यानी जैसे हमने पढ़ा था ये युवा मरुस्थल है, सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला मरुस्थल है, जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है, और ये एक तरीके से मानसून को आकर्षित करने वाला मरुस्थल है। ये सब चीजें हमने इस पर पढ़ी थी, पता है ना आपको। लेकिन अब हम जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश जो राजस्थान के संदर्भ में है, उसके बारे में जो विशेषता है, उसके बारे में जो बातें हैं, वो हम पढ़ेंगे। इसको पढ़ाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि हरिमोहन सक्सेना साहब की जो वर्गीकरण हम उसको लेकर चल रहे हैं, और इसको लेकर ही चलना है हमको। पहले जो वर्गीकरण हुए थे वीसी मिश्रा जी के, चाहे हम बात करें ए.के. सेन के, चाहे हम बात करें रामलोचन सिंह जी के, उनका केवल हमको याद करना है। उनका वर्गीकरण हम नहीं पढ़ रहे। 1994 में आता है वर्गीकरण, आपको ये पता होना चाहिए। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अभी मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं, आपको बिल्कुल बता देना चाहता हूं, क्योंकि मैं अभी एक बार मैं दो सबकी बात करूंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको केवल ये चार हैं, और चार में से इसको मैं खोलना चाह रहा हूं। इसको हम खोलेंगे पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को बेटा, जब खोलेंगे ना, तो आप ये मानकर चलिए इसको हम खोलेंगे जलवायु के आधार पर। हम इसको वर्षा के आधार पर कर रहे हैं, और वर्षा के आधार पर इसके दो भाग हैं। एक भाग तो है शुष्क मरुस्थल, एक भाग कौन सा है, शुष्क मरुस्थल है बेटा, और दूसरा जो भाग है वो है अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है सर, ये दो भाग हैं, ये कैसे हैं बिल्कुल बताएंगे आपको कि किस प्रकार से हैं। आप यहां पर चलिए, नक्शे पर चलते हैं। नक्शे पर अगर हम बात करें यहां पर, तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि सीकर झुंझुनू से हम लेते हैं, डिडवान कुचावन है, और यहां से लेकर ये अरावली आ रही है आपके। ठीक है, अरावली से मैंने यहां पर पश्चिम की ओर आपके पास में दो वर्षा रेखा की बात की थी बेटा, सम वर्षा रेखा की, आपको याद होगा। एक तो बात की थी सर, आपने बताया था कि यहां पर जो एक वर्षा रेखा जो है, यहां पर ये जो वर्षा रेखा जो चल रही है, इसको कहा था कि सर ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। क्या कहा था मैंने कि ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, बिल्कुल कहा था सर। और एक वर्षा रेखा की जो बात की थी वो यहां पर की थी मैंने कि बीकानेर से आपके यहां चलेंगे, बीकानेर से आपके फलोदी है, जोधपुर है, बालोतरा बाड़मेर है, सांचौर है। ये जो वर्षा रेखा है ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। पहले मैं आपको बता दूं, वर्षा रेखा समवर्षा रेखा का मतलब ये होता है कि इनके प्रत्येक बिंदु पर 25 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, यानी समान वर्षा जो हो रही है उन बिंदु को मिलाने वाली रेखा को समवर्षा रेखा कहते हैं। समताप रेखा भी ऐसी होती है, समलवनता रेखा भी होती है, समान ताप वाले बिंदु को मिलाने वाली और समान वर्षा वाले। अच्छा, इनका खेल क्या है, अब बिल्कुल ध्यान समझना बेटा, दोबारा मैं बता रहा हूं, बिल्कुल फाइनल है। यहां पर 50 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है ना, इसका खेल समझिए आप। यहां पर ये 50 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा जो आ रही है, ये क्या कर रही है बेटा, ये राजस्थान को दो भागों में विभाजित कर रही है। राजस्थान को दो भागों में विभाजित कर रही है, दो भागों में विभाजित कर रही है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल सर। अच्छा, और क्या काम कर रही है मैं बताता हूं आपको। आपको पता है कि 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से जो पश्चिम का भाग है वो पूरा मरुस्थल है, ये हमने बात की थी, ये पूरा मरुस्थल है। अब मरुस्थल के दो पार्ट हुए, वो हम बात करेंगे कि ये पूरा मरुस्थल है, यानी ये मरुस्थल की आपको पहले भी अपने चर्चा करी कि हर चीज का उत्तर होता है, दक्षिण होता है, पूरब होता है, पश्चिम होता है। तो ये मरुस्थल की पूर्वी सीमा बता रहा है। ये मरुस्थल हो गया, तो मरुस्थल की कौन सी सीमा हो गई, ये सीमा हो गई पूर्वी सीमा। कौन सी सीमा हो गई, पूर्वी सीमा हो गई। तो ये मरुस्थल यानी जो पश्चिमी मरुस्थल है उसकी कौन सी सीमा है, पूर्वी सीमा को तय करता है, पूर्वी सीमा को बताता है। ठीक है, ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा की बात हो गई है ना। वापस बता देता हूं, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। मरुस्थल की पश्चिमी सीमा है। हाँ, और एक लाइन जोड़ सकते हैं आप, ये अरावली जो है ना, उस अरावली की ये पूर्वी सीमा है, क्योंकि मरुस्थल तो यहां पर है,
तो मरुस्थल की तो पूर्वी सीमा हो गई और अरावली यहां है, तो इधर कौन आ गया, पश्चिमी सीमा। तो यही जो वर्षा रेखा है ये अरावली की पश्चिमी सीमा तय करती है, अरावली की पश्चिमी सीमा को बनाती है, पश्चिमी सीमा को बनाती है। ठीक है सर। अच्छा, अब 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा का क्या खेल है सर? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो होती है वो पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में बांटती है सर, दो भागों में बांटती है। दो भागों में कैसे बांटती है? ये ऐसे कहती है कि 25 सेंटीमीटर से जो पश्चिम की ओर जा रहा है, यानी हम यहां से चलेंगे, यहां पर जैसलमेर में एक स्थान है सम, तो यहां पर मान लीजिए 0 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, तो इधर से चलते रहेंगे तो वर्षा 1 2 3 करके 25 सेंटीमीटर तक होगी। तो वो ये कह रही है कि ये जो भाग है इसको कहेंगे शुष्क मरुस्थल। क्या कहेंगे? शुष्क मरुस्थल कहेंगे, यानी 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला जो भाग होगा वो शुष्क मरुस्थल कहलाएगा। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और 25 से 50 सेंटीमीटर वाला जो भाग होगा ना बेटा, ये वाला भाग होगा, बिल्कुल दिमाग में क्लियर कर लीजिए, ये वाला जो भाग होगा ये अर्धशुष्क मरुस्थल होगा। ये कौन सा होगा? अर्धशुष्क मरुस्थल होगा। ठीक है। आपके जब ये बात करें तो नक्शे के साथ पढ़ना चाहिए आपको, नक्शे में ध्यान होना चाहिए कि अरावली आ रही है 50 सेंटीमीटर, उसके बिल्कुल समानांतर है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अरावली के समानांतर है, जो मरुस्थल के पश्चिमी भाग की सीमा तय कर रही है, और आपके अरावली के मरुस्थल के पूर्वी भाग की सीमा तय कर रही है, और अरावली के पश्चिमी भाग की सीमा तय कर रही है। मैं अरावली हूं तो ये भाग मेरा पश्चिम हो गया, मैं अगर इधर मरुस्थल हूं तो ये मेरा भाग पूर्वी हो गया, है ना। आपको ये ध्यान रखना है, हमेशा इस तरह से करना है पूरे क्षेत्र के हिसाब से। ठीक है। तो ये अर्धशुष्क मरुस्थल हो गया, शुष्क मरुस्थल हो गया। शुष्क मरुस्थल क्यों? क्योंकि यहां मरुस्थल की सारी विशेषता पाई जा रही है। आपको जितने बालू का स्तूप मिलेंगे वो यहां मिलेंगे, वनस्पति यहां मिलेगी, इसलिए इसको महान मरुस्थल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महान मरुस्थल भी कहा जाता है। किसको? शुष्क मरुस्थल को महान मरुस्थल भी कहा जाता है। और 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो होती है ये इसको दो भागों में विभाजित करती है, मरुस्थल। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और कराना चाहूंगा मैं आपको, यहीं पर ही जैसलमेर से एक वर्षा रेखा और निकलती है, वो वर्षा रेखा जो है वो है 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 10 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा होती है ये, अब आप देखिए उसको अगर हम यहां पर करेंगे तो आपको समझ में आएगा यहां पर कि 10 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है यहां पर, और एक है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, यानी आपने किया 10 सेंटीमीटर और एक किया 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और मैं बात कर रहा हूं आपके पास में शुष्क मरुस्थल की। किसकी बात कर रहा हूं? शुष्क मरुस्थल की। तो ये जो मरुस्थल की ये कौन सी सीमा बना रही है? ये पश्चिमी सीमा। ये कौन सी बना रही है? पश्चिमी सीमा बना रही है। शुष्क मरुस्थल की पश्चिमी सीमा बनाती है कौन? 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, माफ कीजिएगा 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ठीक है। और 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा कौन सी बना रही है? पूर्वी सीमा बना रही है, पूर्वी सीमा बना रही है। देख लीजिए यहां तो ये तो हो गई पश्चिमी सीमा और ये हो गई पूर्वी सीमा। बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब यहां से हमने अर्धशुष्क में पढ़ा, यहीं पर देखिए आप अर्धशुष्क में क्या पढ़ रहे हैं आप? अर्धशुष्क में पढ़ रहे हैं आप 25 से 50, 25 से 50। तो देखिए 25 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा जो आ रही है वो अशुष्क मरुस्थल की इधर की तरफ कौन सी आएगी? इधर मुंह करेंगे तो सामने। देखिए आप जब इसको क्लियर कीजिए, आप जब आप किसी सामने मुंह करेंगे तो ऊपर आपके उत्तर होगा, नीचे दक्षिण होगा, इधर पूरब होगा और इधर पश्चिम होगा। तो ये जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा हो रही है ये कौन सी सीमा बना रही है? आपके अर्धशुष्क मरुस्थल की पश्चिमी सीमा बना रही है। और जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ये बना रही है पूर्वी सीमा बना रही है। प्रश्न कहां से भी आ जाए आपको इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आपके दिमाग में यहां पर आ गया है, मैंने वर्षा रेखा की बात की है सर 0 से 25 बात की है, और मैंने बात की है 25 से 50 बात की है। ये जो बांट रही है ये बांट रही है शुष्क को, ये बांट रही है ये बांट रही है अर्धशुष्क को। ठीक है, कहीं पर 0 भी आ जाता है, आप ध्यान रखिएगा। यहां पर 10 जो है वो पश्चिमी सीमा बना रही है, 25 जो है शुष्क मरुस्थल की पूर्वी सीमा बना रही है। वैसे ही पश्चिमी 25 कौन सीमा बना रही है? आपके अर्धशुष्क मरुस्थल की पश्चिमी सीमा बना रही है, और 50 सेंटीमीटर कौन सी बना रही है? ये पूर्वी सीमा बना रही है। लेकिन अगर पूरे मरुस्थल की बात कर लें, पूरे पश्चिमी शुष्क मरुस्थल की बात कर लें, तो 10 सेंटीमीटर क्या बना रही है? इस पूरे, जैसे मान लीजिए ये आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, तो आपकी जो 10 और यहां पर हो गई 50, तो 10 क्या बना रही है? आपकी ये पश्चिमी सीमा बना रही है। कौन सी सीमा बना रही है? पश्चिमी सीमा बना रही है। और 50 बना रही है वो पूर्वी सीमा बना रही है। यहां पर आपके पास क्वेश्चन आएंगे, आपको आंसर देना है, समझना है। क्वेश्चन ये आएंगे जो आपको, मैं किसी क्वेश्चन से बनाऊंगा तो आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से और ज्यादा समझ में आ जाएगा।
ठीक है, ये क्लियर है आपके पास में। अब यहां पर देखिए शुष्क जो मरुस्थल है, शुष्क जो मरुस्थल है इसको आप समझ गए हैं कि 10 से लेकर, या आप इसको ले सकते हैं 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा, ये शुष्क होती है, और 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर की जो वर्षा रेखा होती है वो अर्धशुष्क होती है। आपने 0 क्यों लिया? 0 वो है जो मैंने बात की थी, ये सम जैसलमेर का स्थान है जो वनस्पति विहीन होता है, जिसको राजस्थान का थंडरबोल्टर भी कहा गया है। मैंने आपसे बात की थी, जब आपको ध्यान हो कि यहां पर जो 0 वाला हिस्सा है ये सम स्थान है जो राजस्थान का थंडरबोल्ट कहा जाता है, ये 0 से लेकर कहा जाता है, लेकिन आज अभी हम इसको 10 से बात कर रहे हैं, क्योंकि 10 को ही सेंटीमीटर को ही राजस्थान की क्या माना गया है? पश्चिमी सीमा माना गया है मरुस्थल की। और यही मरुस्थल सीमा ऐसी है जो भारत पाकिस्तान सीमा के सहारे है, यही मरुस्थल सीमा ऐसी है जो रेड क्लिफ सीमा के सहारे। आपसे पूछिए भारत पाकिस्तान सीमा का विभाजन कौन सी वर्षा रेखा करती है, तो आपका उत्तर आएगा 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ठीक है ना। यहां से आपके पास प्रश्न ये भी आ सकता है कि 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा क्या करती है? भारत व पाक सीमा का विभाजन करती है, भारत व पाक सीमा का विभाजन करती है। कौन सी? 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आप इसके पास में यहां पर, अब यहां पर शुष्क मरुस्थल की बात कर रहे हैं हम, अर्धशुष्क की बाद में बात करेंगे। शुष्क मरुस्थल जो है, शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल इसकी बात कर रहे हैं, जिसको क्या कहा गया है सर? महान मरुस्थल भी कहा गया है, महान मरुस्थल भी कहा गया है, ठीक है ना। शुष्क मरुस्थल को महान मरुस्थल भी कहा गया है, और हमने बताया कि ये 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के मध्य है, ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर हम शुष्क मरुस्थल या महान मरुस्थल की बात करें तो ये जो मरुस्थल है इसको हमने किस में बांटा है? इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो बांटा गया है इसको बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, और एक बांटा है बालुका, इसको युक्त की जगह मुक्त कर लीजिए, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, और एक बांटा है बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। यानी ऐसे प्रदेश जहां बालू का स्तूप यानी जो आपके रेत के धोरे होते हैं ना, रेत के टीले होते हैं, वो नहीं है, मुक्त है, और एक पर यहां पर युक्त है। तो देखिए जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, ये कुल जो आपके पूरे जो शुष्क मरुस्थल है इसका कितना भाग है? 58.50% है, जबकि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना है? 41.50% है। दोनों को आप जोड़ लेंगे तो आपका 100% आ जाएगा। अब आप सर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में क्या पढ़ाने जा रहे हैं हमें? देखिए आप इसको एक बार आप वापस देख लीजिए, आप कंफ्यूज हो रहे हो तो एक बार अपन इसको वापस देख लेते हैं, बिल्कुल आसान है, एक बार वापस देख लेते हैं। देखिए आप, मैंने आपको बताया कि यहां से सीकर झुंझुनू चल रहा है आपके पास में, तो ये जो वर्षा रेखा है ये 50 सेंटीमीटर है। यहां से बीकानेर से चलेंगे, जोधपुर नागौर तक चलेंगे, ये आपके 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, और यहां पर 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। ये भाग आपका महान मरुस्थल है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, और ये भाग आपका अर्धशुष्क मरुस्थल, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, अभी इसकी बात चल रही है। और यही मरुस्थल की 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा पश्चिमी सीमा बनाती है, पूर्वी सीमा बनाती है, और 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ना बेटा, यही भारत पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान यहां से टच हो रहा है, यहीं से टच होने लग जाएगा, तो ये इसका सीमा का विभाजन भी करती है ना। अब हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं, इसके अंदर पढ़ रहे हैं, पूरा फोकस कहां होना चाहिए? यहां पर। अच्छा, यहां पर फोकस होगा तो सर यहां की विशेषता क्या है, ये थोड़ा सा देखते हैं। देखिए हम यहां पर क्या क्या पढ़ेंगे, यहां पर हम पढ़ेंगे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में क्या क्या मिलेगा आपको यहां पर मिलेगा पथरीला मरुस्थल मिलेगा। क्या मिलेगा? पथरीला मरुस्थल पढ़ेंगे, क्योंकि हमने कहा कि यहां पर मरुस्थल नहीं है, रेत नहीं है, मरुस्थल तो है, रेत नहीं है, तो रेत नहीं है तो पत्थर मतलब पहाड़ होंगे, पठार होंगे, तो पथरीला मरुस्थल पढ़ेंगे आप। यहां पर आप हमादा के बारे में पढ़ेंगे, यहां पर आप रेग के बारे में पढ़ेंगे, यहां पर आप लाठी सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, लाठी सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, यहां पर आप बोल्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, बोल्डर्स के बारे में, यहां पर आप आकल वुड फॉसिल पार्क के बारे में पढ़ेंगे, आकल वुड फॉसिल पार्क के बारे में पढ़ेंगे, फॉसिल्स पार्क के बारे में पढ़ेंगे। ये सिर्फ चीजें हमको यहां पर पढ़नी है ना, बिल्कुल आराम से। और यहां बालू का स्तूप युक्त में क्या पढ़ेंगे आप? यहां पर आप पढ़ेंगे इर्ग पढ़ेंगे। इर्ग क्या होता है? यहां पर आप जितने भी बालू का स्तूप है, चाहे वो अनुधैर्य हो, चाहे वो अनुप्रस्थ हो, चाहे वो बरखान हो, जितने भी बालू का स्तूप के प्रकार है वो सब हम यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम ये पढ़ रहे हैं,
बात क्लियर आपके पास। अब आता है सबसे पहले पथरीला मरुस्थल। हम्मादा भी नाम लिया, रेग भी नाम लिया, इर्ग भी नाम लिया, ये है क्या सर, ये है क्या? तो बेटा मैं एक बार बताना चाहूंगा कि मरुस्थल को संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन से हैं सर? पहला भाग जो होता है मैं हम्मादा से लेता हूं, हम्मादा से। दूसरा भाग मैं लेता हूं रेग से लेता हूं, और तीसरा भाग लेता हूं इर्ग से लेता हूं। यूं लेने का भी कारण है, आप समझिए। देखिए हम्मादा, अगर हम अभी अभी हम इसको पढ़ेंगे, शुष्क मरुस्थल में पढ़ेंगे। हम्मादा क्या है? हम्मादा जैसलमेर, आपके जोधपुर और आप बाड़मेर का एक हिस्सा है, पोखरण के बीच में, फलोदी के बीच में और आपके बालोतरा के बीच में। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है, कोई मरुस्थल है, वहां पर कोई चट्टान है, बड़ी चट्टान है, तो यहां आपके पवन ने क्या किया? अपर्दन किया। पवन आपके चारों ओर तरफ से, क्योंकि मरुस्थल में अपर्दन का कारक क्या होती है? केवल पवन होती है, पवन के अलावा और कुछ नहीं होती है, पवन ही मरुस्थल में अपर्दन का कारक होती है। ये अपर्दन करेगी तो चट्टान जो ठोस होगी वो तो क्या रह जाएगी? पथरीली रह जाएगी। तो ये जो पथरीला भाग है ये तो क्या कहलाएगा? हम्मादा। ये पथरीला मरुस्थल है। लेकिन इसके पास पास में क्या होगा? यहां पर क्या होगा? चट्टानें टूटने फूटने लग जाएगी और बिखर कर यहां पर मिट्टी में मिलने लग जाएगी, यहां पर पास में। समझ रहे हैं आप? क्योंकि यहां पर आपकी जो हवा है वो कई सालों से अपर्दन कर रही है, तो चट्टानें टूटेगी, क्योंकि पर्वत पठार जो होता है, पर्वत होता है, वो थोड़ा ढलान लिए होता है, तो ढलान से गिरेगी और यहां इसके आसपास जो होगा, यानी ये एक ऐसा मरुस्थल होगा जिसमें कंकड़ पत्थर भी होंगे, कंकड़ पत्थर भी होंगे और प्लस रेत भी होगी। यानी आप इसको मिश्रित मरुस्थल कह सकते हैं, मिश्रित मरुस्थल कह सकते हैं। और इसी मिश्रित मरुस्थल को हम कहेंगे रेग कहेंगे। क्या कहेंगे? रेग कहेंगे। तो हम्मादा क्या हुआ? आपका जो चट्टानी मरुस्थल है वो तो हम्मादा हुआ। चट्टानी मरुस्थल पे थोड़ा सा अपन आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा मिश्रित मरुस्थल। क्या मिलेगा बेटा? मिश्रित मरुस्थल मिलेगा, जिसको हम रेग कहेंगे, जिसमें कंकड़ पत्थर रेत होगी। और जैसे जैसे हम इससे दूर जाते जाएंगे तो क्या होगा कि आपके पत्थर तो खत्म हो गए, तो अब यहां पर शुद्ध रूप से क्या मिलेगी? आपको रेत ही रेत मिलेगी। शुद्ध रूप से क्या मिलेगी? यहां पर रेत ही रेत मिलेगी। तो रेग के बाद में क्या मिलेगी? आपको शुद्ध मरुस्थल मिलेगा। तो शुद्ध मरुस्थल क्या होगा? वो क्या होगा? आपका इर्ग होगा। क्या होगा? इर्ग होगा। यानी हमने कहा इर्द और गिर्द, अपन पढ़ते ना कि इर्द गिर्द चारों तरफ क्या मिल जाएगा? मरुस्थल मिल जाएगा। तो इर्द से याद करना है इर्ग। तो इर्ग का मतलब हो गया आपके पास में शुद्ध मरुस्थल मिलेगा। बिल्कुल शानदार तरीके से समझिए आप कि यहां पर आप समझ लीजिए ये पथरीला मरुस्थल है, उससे आगे आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा रेग। रेग से आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा इर्ग। ठीक है। अब सर आप यहां पर बताइए, ये चीज समझाई मैंने आपको। अब यहां पर देखिए, अब पथरीला मरुस्थल हो गया, हम्मादा हो गया, रेग हो गया, इर्ग हो गया। अब हम चलते हैं इस साइड के अंदर। अब हमको पथरीला मरुस्थल यानी बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के बारे में जानना है, जो 41.50 है। तो पूरा आपका ध्यान बेटा मैं यहां पर चाहता हूं। कहां पर चाहता हूं? मैं पूरा ध्यान आपका इस साइड में जाना चाह रहा हूं कि आप प्लीज आप इधर आ जाइए। आपके दिमाग में ये वाला हिस्सा होना चाहिए, केवल ये वाला हिस्सा होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इस वाले हिस्से में बात करते हैं हम। थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। बेटा आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो दोबारा आप इसको करके देख सकते हैं, रिकेप करके देख सकते हैं। मैंने कोशिश की है, कुछ चीजें डबल भी हो जाती है तो मैं उसको दोबारा आपको क्लियर कर रहा हूं। यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर अगर हम इसको बात करें, दोबारा एक बार बना लेते हैं। ये आपके 10 सेंटीमीटर हो गया और ये आपका 25 सेंटीमीटर हो गया। तो क्या कहा गया है कि जैसलमेर में एक स्थान है, उसका नाम है पोखरण। पोखरण और फलोदी जो पहले जोधपुर में था, अब तो फलोदी है ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। और बालोतरा कहां था? पहले बाड़मेर में था, लेकिन अब बालोतरा बाड़मेर में तो है नहीं, बालोतरा अलग अलग जिला बन गया है, तो ये बालोतरा हो गया। तो ये पोखरण, फलोदी और बालोतरा, ये जो बीच का भाग है, इसको क्या कहा गया है? इसी को ही हम्मादा कहा गया है। इसी को क्या कहा गया है? हम्मादा कहा गया है। ठीक है। अच्छा सर, इसको हम्मादा कह दिया, अब बचा क्या? इस हम्मादा से, जो हम्मादा है यही बेटा क्या है? यही बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, क्योंकि चट्टानी है ना। तो ये और इसके आसपास का क्षेत्र क्या हो गया? यही क्या हो गया? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश हो गया। ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश हो गया। पोखरण आप इसको कर लीजिए यहां पर फलोदी, और यहां पर कर लीजिए बालोतरा। अच्छा सर, फिर बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कौन सा हुआ? अरे भैया, जो इसके बच गया, जो इसके साइड में जो बच गया ना पूरा यहां पर आपके, वो सब क्या हो गया? बालू का स्तूप क्या हो गया? आपके मुक्त प्रदेश, सॉरी, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश हो गया। अब देखिए यहां पर
यहां पर आप क्या पढ़ रहे थे, मैं आपको यहां पर लेके चलता हूं, इधर लेके चलिए आप, यहां पर देखिए अब हम बात कर रहे हैं बिल्कुल शुद्ध रूप से शुष्क मरुस्थल की बात कर रहे हैं। शुष्क मरुस्थल यानी महान मरुस्थल। महान मरुस्थल मैंने बताया आपको क्षेत्र कौन से हैं, तो देखिए आपके पास में बीकानेर यहां पर आ जाएगा, जैसलमेर में यहां पर आपको ये मिलेगा, बाड़मेर में मिलेगा और जोधपुर में मिलेगा। ये चीजें हम पहले से जानते थे, लेकिन अब जोधपुर से क्या बन गया, जोधपुर ग्रामीण भी पढ़ना पड़ेगा हमको सर, क्योंकि ये विभाजन हुआ है। आपको फलोदी भी पढ़ना पड़ेगा सर, फलोदी भी पढ़ना पड़ेगा, फलोदी भी हुआ है, और बाड़मेर से आपको बालोतरा भी पढ़ना पड़ेगा। ये जो क्षेत्र है यहां पर महान मरुस्थल है, यानी 0 से 25 सेंटीमीटर का सारा आ गया। लेकिन इस मरुस्थल की विशेषता क्या है कि यहां पर हम शुष्क और अशुष्क दोनों की बात कर रहे हैं, तो यहां पर चारों ओर रेत के टीले मिलेंगे, और रेत के टीले मिलेंगे ना बेटा, तो रेत के टीलों का प्रसार होगा, जिसके बारे में बात कर चुका हूं, उसको रेगिस्तान का मार्च कहते हैं, जिसके लिए आपके जैसलमेर में नाचना गांव फेमस है। और यहां पर ऐसा होता है कि जैसे रेत के टीले हैं, यहां से हवा चल रही है, ये रेत के टीले आगे बढ़ते रहते हैं, फिर आगे बढ़ते रहते हैं, फिर आगे बढ़ते रहते हैं, इसी को हम कहते हैं रेगिस्तान का मार्च। क्या कहते हैं, रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। यहां चारों तरफ आपको रेत के टीले ही मिलेंगे इस तरीके से, तो इसको रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। इसका मतलब होता है रेगिस्तान का आगे बढ़ना, बालू का स्तूप का आगे बढ़ना, या फिर मरुस्थल का आगे बढ़ना। यहां पर इसका मतलब ये चीजें होती हैं। और यहां पर इसके प्रसिद्ध कौन सा है, नाचना गांव है। बिल्कुल नाच रहा है ना सर, मरुस्थल नाच ही तो रहा है, आगे बग ही तो रहा है, तो जैसलमेर के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं आपके बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की बात कर रहा हूं यहां पर। अब देखिए यहां पर जो हमने बात की बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की बात की, पहले तो मैंने आपको सारे जिले बता दिए जो स्तूप मुक्त में भी हैं और स्तूप युक्त में भी है। जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी, थोड़ा नागौर का हिस्सा भी आ जाएगा, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा और बाड़मेर, ये पूरा हिस्सा आ गया। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं बालू का स्तूप आपके मुक्त प्रदेश की। तो देखिए हम बात कर रहे हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की, और ये आपको मैं यहां समझाना चाहूंगा, बड़े ही आसान शब्दों में समझेंगे हम। यहां पर देखिए मैंने एक लिया पोखरण, मैंने यहां पर लिया फलोदी, एक ट्रायंगल शेप है, और यहां पर लिया मैंने बालोतरा। तो ये जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा है यही क्या कहलाता है आपका बालू। ये पोखरण कहां पर है, पोखरण आपके जैसलमेर में है। तो बेटा यही जो हिस्सा होगा ना, यही क्या कहलाएगा आपका बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहलाएगा, जो कितना है, जो आपका 41.50 है, थोड़ा बहुत इसके आसपास का। इसी को हम क्या कहते हैं, हमादा कहते हैं। इसको ही क्या कहते हैं, हम हमादा कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, चट्टानी मरुस्थल कहते हैं, चट्टानी मरुस्थल कहते हैं। अच्छा, और क्या विशेषता है सर, यहीं पर ही आप देखेंगे हमको क्या क्या पढ़ना है। इस पोखरण के पास में, मोहनगढ़ के पास में, हम यहां पर लाठी सीरीज पढ़ेंगे सर, लाठी सीरीज पढ़ेंगे। इस पोखरण के पास में ही, यहीं पर ही आप क्या पढ़ेंगे सर, आकल गांव के अंदर आकल वुड फॉसिल पार्क पढ़ेंगे सर, आकल वुड फॉसिल्स पार्क पढ़ेंगे यहीं पर ही, ठीक है। यहीं फलोदी में हम क्या पढ़ेंगे, बोल्डर पढ़ेंगे सर, बोल्डर पढ़ने हैं, इसमें एक तो बाप बोल्डर है और एक क्या है, भादुरा बोल्डर है, बाप और भादुरा बोल्डर है, हम यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। बालोतरा के अंदर क्या पढ़ेंगे हम, यहाँ रेगिस्तान का जो जल महल पढ़ेंगे, या फिर आपके पास में आप यहाँ पर क्या नाम, थार का घड़ा पढ़ेंगे हम यहाँ पर, ठीक है ना, सॉरी रेगिस्तान का जल महल पढ़ेंगे हम यहाँ, ठीक है ना। ये चीजें हमारे पास में आ गई। अब देखिए आप, हम इसमें एक एक करके लेते हैं, एक एक करके क्या लेंगे हम। सबसे पहले मैं लेता हूं यहाँ पर लाठी सीरीज लेता हूं। लाठी सीरीज क्या है, देखिए आप, लाठी सीरीज बहुत मोस्ट है, यहां से काफी क्वेश्चन बनते हैं, आपको बड़ा ही ध्यान देना पड़ेगा, और बिल्कुल आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अभी बात हो रही है जैसलमेर की, फलोदी की, बालोतरा की, और उसके थोड़े से आसपास के क्षेत्र की बात हो रही है। हाँ, एक बात और चीज देख सकते हैं आप कि यहां पर जो मरुस्थल है वो हमादा था, इससे दूर चलेंगे तो रेग आएगा, और इससे दूर चलेंगे, यहां पर दूर चलेंगे यहां पर, तो यहां पर शुद्ध मरुस्थल कौन सा आएगा, इर्ग आएगा, जो आप यहां पर भी नोट कर सकते हैं। यहां पर भी देख लीजिए आप, यहां पर आपका हमादा है, थोड़ा दूर चलेंगे तो यहां पर क्या आएगा, आपका इर्ग आएगा, और फिर चारों तरफ जो अर्धशुष्क मरुस्थल है आपका, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, तो वहां पर क्या मिल जाएगा आपको, आपको शुद्ध मरुस्थल मिल जाएगा, यानी आपको इर्ग मिल जाएगा। अब देखिए लाठी सीरीज, लाठी सीरीज क्या है, लाठी सीरीज बेटा जैसलमेर में पोखरण और एक स्थान है मोहनगढ़,
मोहनगढ़, ये बात हो रही है हमादा मरुस्थल की बात हो रही है, बालुकास्तर मुक्त की प्रदेश की बात हो रही है। तो वो पोखरण और मोहनगढ़ के बीच में यहां पर क्या हुआ है कि इसके 80 किलोमीटर या लगभग 60 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। इसके भूगर्भ में एक जलपट्टी की खोज की गई है, एक जलपट्टी की खोज की गई है। इसको अपन क्या कहेंगे, भूगर्भिक जलपट्टी है, भूगर्भिक जलपट्टी है। खोज किसने करी है, खोज करी है काजरी के वैज्ञानिकों ने सन 2000 में। काजरी के वैज्ञानिकों ने खोज करी है सन 2007 में, माफ कीजिएगा 2007 में। ठीक है, यहां पर आपको यह भी ध्यान होना चाहिए, लाठी सीरीज के अंदर तृतीयक कल्प की अवसादी चट्टानों का जमाव है, अवसादी चट्टानों का जमाव है, चट्टानों का जमाव है। अवसादी चट्टानें वो होती है जब कोई आपके पशु पक्षी होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, चट्टानों को दब जाते हैं तो परत दर पर चट्टानें ऊपर चढ़ती है और फिर वही क्या कर लेते हैं अपने लिए क्या नाम है, पेट्रोल का, कोयले का, ये प्राकृतिक गैस का वहां पर भंडार हो जाता है। तो यहां पर लाठी सीरीज में कौन सी चट्टानें, तृतीयक कल्प की अवसादी चट्टानों का जमाव है, ये एक आपको ध्यान रखना है। काजरी वैज्ञानिकों ने सन 2007 में पोखरण, दोनों ही जैसलमेर में है, पोखरण और मोहनगढ़ के बीच में एक भूगर्भिक पट्टी की खोज की। अब भूगर्भिक जल पट्टी की खोज की, लेकिन सबसे खास बात थी ये मीठे पानी की पट्टी थी। ये कैसी थी, मीठे पानी की पट्टी थी। अब मीठा पानी कैसा मिलेगा यहां पर, कैसे मिल गया, तो इसके बारे में इन्होंने जब मालूम किया तो मालूम ये हुआ कि ये सरस्वती नदी, ये जो प्राचीन सरस्वती नदी थी जिसका महाभारत कालीन में यानी प्राचीन ग्रंथों में जो उल्लेख है, तो सरस्वती नदी का ये अवशेष है, मतलब सरस्वती नदी का स्रोत है, प्राचीन जो स्रोत है जो लुप्त हो गई थी वो है। तो लाठी सीरीज कहां पर है, पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में है। 60 किलोमीटर चौड़ी एक भूगर्भ जलपट्टी है जो मीठे पानी की है। 2007 में काजरी वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहीं पर ही क्या किया गया कि आपके यहां पर सरस्वती नदी खोज की गई। अभी सरस्वती नदी है, उसका भाग है या नहीं है, उसके लिए एक चलाया गया मिशन जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट सरस्वती। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट सरस्वती, जो भारत की आईओसी और प्लस ओएनजीसी है ना, ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन और भारतीय प्राकृतिक गैस जो निगम है, उन्होंने मिलकर एक मिशन चलाया और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। और रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी वो की थी के.एस. वाल्दिया साहब ने। के.एस. वाल्दिया साहब ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, मिशन चलाया था, इन्होंने चलाया था मिलकर। और उन्होंने ये कहा, के.एस. वाल्दिया साहब ने कहा कि जी हां, यहां पर जो भूगर्भ पोखरण और मोहनगढ़ की जो भूगर्भ पट्टी है वहां पर सरस्वती नदी है, वहां पर सरस्वती नदी का ही वो अवशेष है, सरस्वती नदी का ही अवशेष है। और खासकर इन्होंने कहा कि वो एक जिंदा नदी है, यानी अभी भी उसका अवशेष है, वो भूगर्भ में बह रही है। तो यानी सरस्वती नदी को उन्होंने जिंदा नदी कहा, है ना। तो जिंदा नदी का दर्जा कहां से मिलता है, के.एस. वाल्दिया की जो रिपोर्ट आई थी सन 2016 में आई थी, उस रिपोर्ट के अंदर मिलता है प्रोजेक्ट सरस्वती है, आईओसी और ओएनजीसी ने मिलकर ये रिपोर्ट दी थी। ठीक है, अच्छा यहां पर काजरी के बारे में पढ़े, काजरी। देखिए काजरी का मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल आप लिख भी लीजिए, एरिड जोन अनुसंधान संस्थान या रिसर्च सेंटर, सेंट्रल एरिड रिसर्च सेंटर है इसका मतलब। हिंदी में मतलब है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान। हिंदी में इसका मतलब क्या हो गया, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान हो गया। इसकी स्थापना होती है 1959 में, और कहां पर होती है, जोधपुर में होती है भैया। कहां पर होती है, जोधपुर में होती है। ये काजरी का है और इसका जो कार्य है, मुख्य कार्य है, वो मरुस्थल के प्रसार को रोकना है। अभी हम लाठी सीरीज में बेटा और भी बात करेंगे। हम यहाँ पर ये बात करेंगे यहाँ पर कौन कौन सी शिलाकृति, कौन सी जीवाश्म, कौन सी काल की, जो हमने आपके टाइम स्केल कराई थी ना, वहां से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो बेटा आगे हम क्या पढ़े इसमें, आगे इसमें हम पढ़ते हैं यहीं पर पोखरण के अंदर ही हम यहीं पढ़ते हैं। थोड़ा सा एक बार दोबारा इसको यहाँ बना लेता हूँ, देखिए बहुत अच्छा रहेगा कि ये पोखरण था और यहां पर ये आपका जैसलमेर है, सॉरी पोखरण हो गया, ये आपका मोहनगढ़ हो गया। और यहां पर पाई जा रही है आपकी भूगर्भिक जल पट्टी। ये क्या पाई जा रही है, जल पट्टी पाई जा रही है। ठीक है, इस जल पट्टी के पास में बेटा यहां पर ही जैसलमेर में ही, यहां पर क्योंकि मीठा पानी है तो यहां पर एक घास पाई जाती है। उस घास को क्या कहते हैं, घास का नाम है करड़, मुरात,
स्थानीय नाम है सुगनी, और जो आपने नाम पढ़ा है वो पढ़ा है सेवन। ये सेवन घास होती है, लंबी घास पाई जाती है और ये प्रोटीन युक्त घास होती है बेटा, प्रोटीन युक्त घास होती है। कैसी घास होती है? प्रोटीन युक्त घास होती है। और यही जो घास होती है, यहीं पर गोडावन पक्षी जो आते हैं, जो हमारा राजकीय पक्षी है, वो यहाँ पर क्या करते हैं? अंडे देते हैं। तो यानी ये गोडावन पक्षियों की बच्चों का जन्म देते हैं। तो गोडावन जो पक्षी है उनकी प्रजनन स्थली कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रजनन स्थली कहलाती है। कौन सी? ये जो सेवन घास की जगह है। तो बताइए कितना महत्वपूर्ण है ये भूगर्भ जल पट्टी। यहां पर आपकी भूगर्भ जल पट्टी भी पाई जा रही है, सेवन घास भी है, इसका नाम करड़ है, मुरात है, सुगनी है, सेवन। तो देखिए यहां पर जो सेवन घास है ना बेटा, ये सेवन घास क्या है? जो गोडावन जो पक्षी है, गोडावन जो पक्षी है, इनकी क्या है? प्रजनन स्थली है। प्रजनन स्थली, यहाँ पर अंडे देते हैं, यहाँ पर इसको प्रजनन स्थली भी कहा था, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये सेवन घास। करड़ कहते हैं, मुराद कहते हैं, सुगनी कहते हैं सेवन घास को, प्रोटीन युक्त होती है। सेवन घास जब सूखती है ना बेटा, इसको लिलोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको लिलोन भी कहा जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम है लुसियस सिडुकुस। सिडिकुस इसका वैज्ञानिक नाम है, लुसियस सिडुकुस लिलोन सेवन घास का वैज्ञानिक नाम है। यहां पर आपको याद होना चाहिए, जो गोडावन पक्षी है इनको बचाने के लिए, सेवन घास को बचाने के लिए यहाँ पर एक चलाया जा रहा है, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट ग्रीन। क्या चलाया जा रहा है? एक अभियान चलाया जा रहा है प्रोजेक्ट ग्रीन, जिसका संबंध किससे है? आपके सेवन घास से है। और गोडावन पक्षी हमारा राजकीय पक्षी। अच्छा इतना ही है क्या सर? नहीं भैया, इतना नहीं है। पोखरण के पास में ही, यहीं पर ही आपके एक नलकूप है, जहां से हर घंटे 2.3 लाख लीटर पानी आता है प्रति घंटा। प्रति घंटा पानी आता है, जिसको हम कहते हैं चांदल नलकूप। आपने पढ़ा होगा, चांदन नलकूप पढ़ा होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? थार का घड़ा कहते हैं, या रेगिस्तान का घड़ा कहा जाता है। थार का घड़ा या रेगिस्तान का घड़ा कहा जाता है। ये सब चीजें यहां पर है। सर इतना ही है क्या? नहीं, आपके जैसलमेर के पास में जो बालोतरा आता है, यहां पर एक जगह है, उसका नाम है बटाडू का कुआं, जिसको रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। और ये कहां पर है? ये बालोतरा में है साहब, बालोतरा में है। और इसका निर्माण किसने किया था? गुलाब सिंह ने किया था। ठीक है ना, गुलाब सिंह ने किया था। और यहां पर केयर्न एनर्जी एक कंपनी है, जो क्या करती है? वाटर को प्यूरिफाई करके आपके, जैसे वाटर एटीएम लगा रखा है, पानी को, रेगिस्तान पानी की समस्या है, उस पानी को पहुंचाने के लिए वहां पर लगा रखा है। ये संगमरमर से बना हुआ है, जहां पर गरुड़ की एक बहुत सुंदर प्रतिमा लगा रखी है, बटाडू का कुआं। अब आप देखिए, यहां पर आपको नलकूप मिल रहा है, आपको घास मिल रही है, आपको कुएं मिल रहे हैं, जल मिल रहा है रेगिस्तान के अंदर। इस कारण हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी लाठी सीरीज है ना बेटा, लाठी सीरीज, ये पारिस्थितिकी संतुलन का रेगिस्तान में बहुत अच्छा उदाहरण है। पारिस्थितिकी संतुलन का बहुत अच्छा उदाहरण है। ये कब बनी है इसका भी बात करेंगे, लाठी सीरीज भी कब बनी है, जुरासिक कल्प के अंदर बनी है, सारी भी चर्चा करेंगे हम, एक एक चीज करके चर्चा करेंगे। और यहाँ लाठी सीरीज का जो मुख्य खनिज है ना बेटा, मैंने बताया था कि यहाँ पर अवसादी चट्टाने हैं, तो मुख्य खनिज जो है वो रॉक फास्फेट है। इसको आप लिख लीजिएगा, रॉक फास्फेट है। ठीक है, अब देखिए हमने सारी बातें कर ली। हमने यहाँ पर सर, आपने यहाँ पर आपको सेवन घास की भी बात कर ली है, यहाँ पर सेवन चांदन नलकूप की भी बात कर ली है, इधर बाड़मेर में आपने बटाडू की कोई भी बात कर ली है, बालोतरा में। और क्या है सर? फलोदी के अंदर बेटा, यहाँ फलोदी में, यहाँ पर फलोदी के अंदर यहाँ पर बोल्डर्स पाए जाते हैं। बोल्डर्स, बोल्डर्स क्या होते हैं? अगर आप ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे, ये गोल गोल पत्थर होते हैं, बड़े बड़े गोल गोल पत्थर होते हैं, जो ये बताते हैं कि वहां पर कभी समुद्र रहा था। क्योंकि ये समुद्र के साथ जब पानी बहता है या नदियां बहती है, तो उसके साथ पत्थर गोल हो जाते हैं। तो यहां पर अब हम पढ़ेंगे बोल्डर्स को। क्या पढ़ेंगे हम? बोल्डर्स को। ठीक है ना। अब बोल्डर्स कहां पर है? बोल्डर्स राजस्थान में दो जगह पर है। एक तो है बाप बोल्डर्स, ये सब हम कहां पढ़ रहे हैं? बालू का स्तूप, जो आपका मुक्त प्रदेश की बात कर रहे हैं। और एक है बादुरा बोल्डर्स। ये दोनों कहां पर है? ये फलोदी में है, जोधपुर में था पहले, लेकिन अब ये फलोदी की बात करेंगे। बादुरा बोल्डर्स बाप बोल्डर्स से थोड़ा सा उत्तर पश्चिम में, थोड़ा सा ऊपर की ओर है। जैसे अगर हम यहां पर बात करें कि बादुरा बोल्डर्स अगर ये है, ये अगर आपका ये आपका बाप बोल्डर्स है, तो यहां पर ये जो हिस्सा है ये आपका भादुरा बोल्डर्स है। आप चाहे बना भी लीजिएगा, ये भादुरा है और ये बाप बोल्डर्स है।
ठीक है ना, ये बाप बोल्डर्स है। विशेषता क्या है जैसा जी, विशेषता यह है कि यहां पर पहली बात तो यहां पर गोल पत्थर के अवशेष मिलते हैं, गोल पत्थर के अवशेष मिलते हैं जी, गोल पत्थर के अवशेष मिलते हैं जो ये प्रमाण करते हैं कि यहां पर पहले कभी समुद्र था, यहां पर कभी नदियां थी, समुद्र था। और जो बाप बोल्डर्स होते हैं ये हिमयुगीन संकेत बताते हैं, हिमयुगीन के संकेत बताते हैं। और भादुरा बोल्डर से सामुद्रिक अवस्था का पता चलता है कि यहां पर कभी समुद्र था। ठीक है ना, ये बोल्डर्स की कहानी है। दोनों कहां पर है? फलोदी के अंदर है। अच्छा, इनकी अगर हम बात करें कि ये कौन से काल के हैं, हम इसकी बात करें बाप बोल्डर्स की, तो ये जो हैं ये आपके जो आपने पुराजीव यानी आपने जो पैलोजिक महाकल्प कहा था, पैलेयोजिक जो एक महाकल्प कहा था, उसमें ये कार्बोनिफरस कल्प के हैं। कब के हैं? कार्बोनिफेरस कल्प के हैं, जब पेंजिया का विभाजन हुआ था उस कल्प से पहले के हैं ये बोल्डर्स। या आप नोट करके लिख लीजिएगा कि बोल्डर्स ये कार्बोनिफेरस कल्प से पहले के हैं और ये जब पेंजिया का विभाजन हुआ था तब के हैं, है ना। बोल्डर्स की बात कर ली, ठीक है। और सर और क्या बात कर सकते हैं हम यहां पर मैंने आपको चर्चा करी थी, आप यहां पर देखेंगे चर्चाओं के साथ में आप देखेंगे कि पथरीला मरुस्थल कर लिया, हमादा कर लिया, लाठी सीरीज कर ली, बोल्डर्स भी कर लिया। अब सर आकलवुड फॉसिल्स पार्क बच गया है, बिल्कुल बच गया है सर, आकलवुड फॉसिल्स पार्क बच गया है, तो वो भी कर लेते हैं हम। बोल्डर्स तो हो गया, अब आकलवुड फॉसिल्स पार्क देखिए आप। आकलवुड फॉसिल्स पार्क जो है ना, इसको करने से पहले आप एक बार देखिए, मैं एक बार आपको समय सारणी बता देता हूं मैं आपको कि एक महाकल्प आता है जिसको बोलते हैं मेसोजोइक महाकल्प। मेसोजोइक महाकल्प ये मैंने आपसे बता रखा है। इसमें एक तो आता है ट्रेसिक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जुरेसिक कल्प की बात कर रहा हूं, जुरेसिक कल्प की बात कर रहा हूं। और एक कर रहा हूं क्रिटेशियस कल्प की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? क्रिटेशियस कल्प की बात कर रहा हूं। ये चीजें मैंने पहले इसलिए नहीं कराई थी, राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे। इस जुरेसिक कल्प के अवशेष क्या क्या मिल रहे हैं यहां पर, ये देखिए आप। जुरेसिक कल्प के मिल रहे हैं मुझको लाठी सीरीज जो मिल रही है ना, लाठी सीरीज वो जुरेसिक कल्प की है। ठीक है जी। अभी मैं आकलवुड फॉसिल पार्क करूंगा ना, आकलवुड फॉसिल्स पार्क करूंगा ना, वो भी कब का है? वो भी जुरेसिक कल्प का ही है सर। अच्छा, यहां पर डायनासोर के जो अवशेष मिलेंगे, डायनासोर के जो अवशेष मिलेंगे वो भी कहां के हैं? वो जैसलमेर में, वो भी जुरेसिक कल्प के हैं। क्रिटेशियस कल्प में क्या मिलेगा? यहां पर फतेहगढ़ श्रेणी है जो कहां की है? जैसलमेर की है फतेहगढ़ श्रेणी। वो कौन सी है? क्रिटेशियस कल्प की है। ठीक है ना। तो ये लाठी सीरीज हो गया, आकलवुड फॉसिल्स पार्क हो गया, ये सब क्या है? आपके डायनासोर अवशेष हो गए, ये आपके जुरेसिक कल्प के हैं। अब मैं पढ़ता हूं आकलवुड फॉसिल पार्क, आकलवुड फॉसिल्स पार्क। तो देखिए ये कहां पर है? ये आकल गांव में है सर। और आकल गांव कहां पर है? ये जैसलमेर में है सर। कभी भी प्रश्न आता है कि आकलवुड फॉसिल्स पार्क कहां पर है? जैसलमेर में है। वुड का मतलब होता है लकड़ी और फॉसिल्स का मतलब होता है जीवाश्म। और जीवाश्म कौन सी? यहां पर सामुद्रिक वनस्पति के अवशेष मिलते हैं, सामुद्रिक वनस्पति के अवशेष मिलते हैं। और कौन से अवशेष? कौन से काल के? अभी भी बताया था मैंने आपको, जुरेसिक कल्प के। किसके? जुरेसिक कल्प के अवशेष मिलते हैं, मध्यजीवी महाकल्प के जुरेसिक कल्प के अवशेष मिलते हैं। ठीक है। ये प्रश्न ये भी आता है कि आकलवुड फॉसिल पार्क कौन से अभयारण्य में है? तो ये राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर स्थित है, राष्ट्रीय मरु उद्यान में ये स्थित है। तो यहां से कितने प्रश्न बन रहे हैं आप आराम से कर सकते हैं। और ये सब कहां पर है? सब ये आपके हमादा मरुस्थल के आसपास स्थित है, यानी आपके जो बालू स्तूप मुक्त प्रदेश के पास में स्थित है। अगला हम इसमें देखते हैं फतेहगढ़ श्रेणी। फतेहगढ़ श्रेणी क्या है? ये जैसलमेर में, फतेहगढ़ जो है वो जैसलमेर में है। और जैसलमेर में ये है आपके, मैं बात करूं, ये यहां पर फतेहगढ़ श्रेणी है। यहां पर डायनासोर के समाप्ति के अवशेष मिलते हैं, डायनासोर समाप्ति के अवशेष मिलते हैं। समाप्ति के ध्यान रखना आप, क्रिटेशियस कल्प के समाप्त कब हुए थे? क्रिटेशियस कल्प में हुए थे। और मैंने आपसे भी बात भी की थी, मैंने अभी आपको बताया भी था कि डायनासोर समाप्त कब हुए थे। यहां पर अपन ने किया था कि अभी कहां पर हुए थे? डायनासोर समाप्त क्रिटेशियस कल्प में हुए थे। तो देख लीजिए क्रिटेशियस कल्प में डायनासोर समाप्त हुए थे, तो वहां की यहां पर बात हो रही है। ठीक है। तो डायनासोर समाप्ति के यहां पर अवशेष मिलते हैं फतेहगढ़ श्रेणी के अंदर। समाप्त का पता कैसे पड़ता है बेटा? यहां पर ऐसा मालूम पड़ा है कि यहां पर कायलाना झील है,
एक झील है कायलाना जो जोधपुर के अंदर है। यहां पर क्या होता है कि सेना अभ्यास कर रही थी, सेना का अभ्यास चला था, जो वहां से झील के अंदर डाइव लगाते हैं समुद्र के अंदर, झील के अंदर। तो वहां पर क्या हुआ कि चट्टानों से टकराने से किसी सैनिक की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई तो मालूम पड़ा कि यहाँ कायलाना झील के तलहटी में आग्नेय शेल है, जबकि यहां पर पाई जाती थी अवसादी शेल। तो उससे यह मालूम पड़ा है कि कभी ऐसा हुआ होगा कि यहां पर प्राचीन काल में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ होगा। तो यहां पर तो आग्नेय शेल थी, यहां परतें बन गई। और यहां पर जब डायनासोर थे, डायनासोर के अवशेष मिले, तो यहां पर यह पता पड़ा कि जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो जो बड़े बड़े पत्थर गिरे, उनके पत्थर के गिरने से यहां डायनासोर समाप्त हो गए। और यहां पर फतेहगढ़ के अंदर आपको डायनासोर के क्या मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं, समाप्ति के संकेत मिलते हैं, अवशेष नहीं, समाप्ति के संकेत मिलते हैं। तो ये आपने पढ़ लिया है। अब देखिए आपने क्या क्या चीजें पढ़ ली, आपने ऑकलवुड फॉसिल पार्क पढ़ भी लिया और फतेहगढ़ चेन भी पढ़ ली। अंतिम में मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर अंतिम है, लास्ट एंड नॉट लीस्ट है, कि आप एक बार वापिस आइए यहाँ पर आप देखिए पोखरण है, पोखरण के बाद में यहाँ पर फलोदी है, फलोदी के बाद में यहां पर बालोतरा है जी, बालोतरा है। और यहां पर आप देखेंगे ये बिल्कुल पथरीला मरुस्थल है। तो यहां पर बेटा सीज, SEEZ, सीज की संभावना मिल रही है, यानी सोलर, E फॉर एनर्जी, एंटरप्राइजेस जोन यहां पर मिलता है, जहां पर सोलर एनर्जी की बहुत ज्यादा संभावनाएं मिलती है। और यहां पर ये जिसका काम कर रहा है, इसको काम को संभाल रहा है, वो है अक्षय ऊर्जा निगम, जिसकी स्थापना होती है 2002 में हुई है। इसको बोलते हैं राजस्थान नवीनीकरण ऊर्जा विकास निगम भी कहा जाता है। और सबसे खास बात कि अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना 2 संस्थाओं से बनकर बनती है बेटा। ये कोर्स में ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं, रेडा और RPCL, इन 2 संस्थाओं को मिलाकर करती है। रेडा बनती है 1985 में और RPCL की स्थापना होती है 1995 में। इन दोनों को मिलाकर 2002 में अक्षय ऊर्जा निगम या राजस्थान नवीनीकरण ऊर्जा विकास आयोग की स्थापना होती है, जो अभी यहां पर ऊर्जा के संदर्भ में काम कर रही है। रेडा का मतलब होता है, यहां पर इसका मतलब होता है राष्ट्रीय ऊर्जा विकास अभिकरण, राजकीय ऊर्जा विकास अभिकरण। और इसका मतलब होता है कि राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये इसका मतलब होता है। तो मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको चीजें समझ में आई होगी। मैं एक बार फिर रिकॉल करता हूं, आप इस चीज को समझिएगा, आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगी। देखिए कि अगर हम बात करें यहां पर तो क्या क्या पढ़ लिया सर, हमने क्या क्या पढ़ लिया, जो पढ़ लिया वो सब सामने है। ये आपका मान लीजिए पथरीला मरुस्थल है, तो सर आपने यहां पर हमको पढ़ाया है, आपने सर यहां पर हमको पढ़ा है, एक तो जलपट्टी पढ़ा दी सर, जलपट्टी में यहां पर सेवन घास पढ़ा दी, यहां पर से चांदन नलकूप पढ़ा दिया, यहां बटाड़ू का कुआं बता दिया, फलोदी के पास में आपने बोल्डर्स पढ़ा दिए सर, बिल्कुल जैसलमेर में आपने ऑकलवुड फॉसिल्स पार्क पढ़ा दिया सर आपने, और साथ में आपने यहां पर बटाडू का कुआं पढ़ा दिया, ऑकलवुड फॉसिल्स पार्क के अलावा फतेहगढ़ चेनी पढ़ा दी। तो ये सब चीजें हमने यहां पर पढ़ ली, हमादा हमने यहां पर पढ़ लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको ये क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। मैंने सब चीजों को समेटने का प्रयास किया है, फिर भी कोई कमी रही हो आप प्लीज मुझे बताएं, मैं उसमें सुधारने की कोशिश करूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, जहां पर अब हम पढ़ेंगे इसके 25 सेंटीमीटर से ये वाला छोर, जिसको हम कहते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, उसके बारे में हम बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।